दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसे साल 2021 में रिलीज किया गया था और तेलुगु इंडस्ट्री की ये बहुत बड़ी फिल्मों में से एक है। मूवी की स्टोरी बहुत ही जबरदस्त है और साथ ही इसका क्लाइमेक्स आहा पूछिए ही मत, बहुत ही कमाल का है। मूवी का नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा और इसकी IMDb रेटिंग है 8। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ गुंडों को देखते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी की किडनैपिंग के लिए वहां आए हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से गुजर रही एक मिनिस्टर की 15 साल की बेटी को किडनैप कर लेते हैं। हालांकि ड्राइवर उस लड़की को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतने लोगों के सामने उसकी नहीं चलती और वो लोग उसे बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, वो लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि इस चीज के लिए वो एक एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि रास्ते में अगर कोई दिक्कत हो तो एम्बुलेंस के सहारे वो इस इलाके से निकल सके। अब सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है जहां हम गौतम और श्रुति को देखते हैं जिन्होंने हाल ही में लव मैरिज की है और इस वक्त एक मॉल से शॉपिंग करके वो किसी जगह के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में ये दोनों अपनी बातों में लगे होते हैं और तभी अचानक एक ट्रक आकर इनकी कार को ठोक देता है और फिर अगले ही पल में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहां गौतम लंबी बेहोशी के बाद अपनी आंखें खोलता है। अब आंखें खुलते ही खुद को हॉस्पिटल में देखकर उसे एक्सीडेंट का याद आता है और एक्सीडेंट याद आते ही उसे श्रुति का ख्याल आता है, इसलिए वो सामने खड़े डॉक्टर से श्रुति के बारे में पूछता है। अब यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि इस डॉक्टर का नाम है तेजा, जो असल में श्रुति का भाई था और ये इस हॉस्पिटल में काम करता था। इसलिए अब तेजा गौतम से कहता है कि गौतम, उस एक्सीडेंट स्पॉट पर सिर्फ तुम ही मिले थे, लेकिन दीदी गायब थी, इसलिए पुलिस उसको ढूंढने में लगी है। अब ये सुनते ही गौतम को बहुत बड़ा शॉक लगता है, लेकिन तभी तेजा उससे पूछता है कि आखिर तुम लोगों का एक्सीडेंट कैसे हुआ और दीदी के बारे में तुमको कुछ याद है? तो गौतम कहता है, हमारी टक्कर एक ट्रक से हुई थी, इसके अलावा मुझे कुछ और याद नहीं। और ऐसा कहते कहते वो पैनिक की वजह से वापस बेहोशी में चला जाता है। इसीलिए जब किरण नाम का एक पुलिस ऑफिसर गौतम के पास पूछताछ करने के लिए आता है तो तेजा उसे ये कहते हुए मना कर देता है कि अभी गौतम की हालत ठीक नहीं है और वो शॉक में है, इसलिए आप उसके नॉर्मल होने तक उससे नहीं मिल सकते। इस तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर धीरे धीरे गौतम नॉर्मल हो जाता है, इसलिए वो तेजा से श्रुति के बारे में पूछता रहता है, जबकि तेजा उसे यही बताता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, तुम अपना ख्याल रखो, मैं खुद दीदी के लिए परेशान हूँ। खैर, अब कुछ दिनों के बाद गौतम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है, जिसके बाद गौतम तेजा से कहता है कि चलो उस जगह पर चलते हैं जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही। इस तरह अब वो उसे उसी एक्सीडेंट स्पॉट पर लेकर आता है जहां पर गौतम और श्रुति का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन जैसे ही ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तभी शॉकिंगली तेजा गौतम से कहता है कि गौतम, तुम दोनों का एक्सीडेंट यहाँ पर नहीं हुआ था बल्कि कहीं दूसरी जगह पर हुआ था। ये सुनकर अब गौतम के होश उड़ जाते हैं, जिसके बाद तेजा गौतम को उस स्पॉट पर लेकर जाता है जहां असल में उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इस चीज को जानकर गौतम को बार बार हैरानी होती है, क्योंकि वो चाहते हुए भी याद नहीं कर पा रहा था कि ये वही जगह है, क्योंकि उसे बार बार वही पहले वाली जगह याद आ रही थी जहां से ये दोनों अभी होकर आए थे। इसलिए अब इस बात को कंफर्म करने के लिए दूसरे दिन गौतम और तेजा उस एम्बुलेंस वाले ड्राइवर के पास जाते हैं जो एक्सीडेंट के बाद गौतम को हॉस्पिटल लेकर आया था। फिर गौतम उससे पूछता है कि आखिर हमारा एक्सीडेंट किस जगह पर हुआ था, तो यहाँ पर ड्राइवर भी उसी प्लेस के बारे में बताता है जिसके बारे में तेजा ने बताया था। फिर गौतम पूछता है कि मेरे साथ एक लड़की भी कार में मौजूद थी, क्या तुमने उसे देखा या किसी और ने उस वक्त देखा हो जो वहाँ से गुजर रहा हो? तो ड्राइवर कहता है कि सर, उस कार में सिर्फ आप थे, कोई लड़की नहीं थी और ना ही मैंने आसपास किसी को गुजरते हुए देखा। हमें तो जैसे ही खबर मिली हम वैसे ही आपको लेकर हॉस्पिटल आ गए, बाकी हमें कुछ नहीं पता। अब गौतम तेजा से पूछता है कि मेरी कार कहाँ है जो मैं उस दिन ड्राइव कर रहा था? तो तेजा कहता है कि वो अभी सही होने के लिए गैराज गई है, क्योंकि पुलिस के सबूत इकट्ठा करने तक वो पुलिस स्टेशन में थी और हाल ही में उसे अभी गैराज में भेजा गया है। इसलिए अब दूसरे दिन गौतम और तेजा गौतम की गाड़ी लेने के लिए गैराज जाते हैं। लेकिन वहाँ पर गाड़ी देखने के बाद गौतम को ये बात पता चलती है कि गाड़ी के सिर्फ शीशे ही टूटे हुए हैं, जबकि बाकी गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक कि कोई बड़ा स्क्रैच तक नहीं है। इसलिए एक्सीडेंट हुआ था तो आखिर बाकी गाड़ी सही सलामत कैसे बच गई? उसके इस डाउट को लेकर तेजा कहता है कि पुलिस भी इसी चीज से कंफ्यूज है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसलिए उन्होंने काफी दिनों तक इस गाड़ी को ठीक से इन्वेस्टिगेट करके ही गैराज में भेजा था। तो हो सकता है कि पुलिस को इसके बारे में कुछ आइडिया हो।
इसके बाद घर आने पर गौतम श्रुति को बहुत ज्यादा याद करने लगता है। रह रहकर उसके सामने श्रुति का ही चेहरा आता रहता है। इसलिए उस रात गौतम अकेले ही खुद उस एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर जाता है ताकि वहां पहुंचकर उसे अपने एक्सीडेंट के बारे में कुछ याद आ सके और वो इस केस से जुड़े कुछ सबूत इकट्ठा कर सके। अब वो वहां पर सब याद कर ही रहा था कि तभी अचानक एक भिखारी वहां आकर गौतम को कुछ अजीब तरीके से देखने लगता है। अब पहले तो गौतम उसे अवॉइड कर देता है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे उस भिखारी पर कुछ शक होने लगता है। इसलिए वो उस भिखारी से पूछता है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तो भिखारी ये सुनकर कहता है कि साहब वो एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि कुछ लोग तुमको मार पीट रहे थे और आखिर में वो तुम्हारी गाड़ी को डैमेज करके यहाँ से चले गए। ये सुनकर गौतम पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है और उससे पूछता है कि फिर वो उस लड़की को अपने साथ ले गए क्या? उसका उन्होंने क्या किया? किधर गए थे वो? तो भिखारी कहता है कि मैंने कोई लड़की नहीं देखी, मैंने तो सिर्फ आपको ही देखा था और जब वो गए थे तब भी मुझे उनके साथ कोई लड़की नहीं दिखी। अब ये सुनने के बाद गौतम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से याद था कि मॉल से आने के बाद ही दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। तभी मॉल के नाम से गौतम को कुछ और याद आता है और फिर वो उस मॉल में जाकर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है जिस दिन वो और श्रुति मॉल गए थे। इस फुटेज को देखकर उसे कंफर्म हो जाता है कि वो उस दिन श्रुति के ही साथ था, यानी ये सब उसका वहम नहीं है। लेकिन तभी वो वीडियो में नोटिस करता है कि उस दिन 3 लोग गौतम और श्रुति को फॉलो कर रहे थे, मॉल के अंदर भी और मॉल के बाहर भी। ये देखते ही गौतम समझ जाता है कि हो ना हो यही वो लोग हैं जिन्होंने इस पर हमला किया होगा। इसलिए अब वो ये बात तेजा को बताता है, जिसके बाद गौतम, तेजा और गौतम का एक फ्रेंड उन तीनों बंदों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। हालांकि पहले गौतम सोचता है कि वो ये सब पुलिस को भी बता देगा, लेकिन अगले ही पल उसे याद आता है कि अगर पुलिस भी उन लोगों से मिली होगी तो ये चीज उस पर उल्टी भी पड़ सकती है। इसलिए अब पहले अपने हिसाब से इस केस को डील करने के बारे में वो सोचता है। इसी बीच इन लोगों को उन 3 बंदों के बारे में पता चल जाता है जिनके नाम थे गणेश, विवेक और राजू। अब ये सब पहले राजू का पता लगाते हैं और फिर पता चलते ही ये उसको चोरी चुपके फॉलो करने लगते हैं। धीरे धीरे राजू अपने बाकी दोनों साथियों के पास पहुंचता है, जिसके बाद गौतम और उसके साथी इन तीनों की एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं कि आखिर वो लोग कहां पर जाते हैं, क्या काम करते हैं, किससे मिलते हैं। तो इस तरह से गौतम खुद ही श्रुति की तलाश शुरू कर देता है। वहीं अब दूसरी तरफ हम पुलिस डिपार्टमेंट में त्यागी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जिसे श्रुति का केस सौंपा जाता है। क्योंकि काफी दिनों के बाद भी ये केस आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था, इसलिए अब त्यागी सीधा तेजा के पास आकर गौतम और श्रुति के बारे में पूछने लगता है। अब बातों ही बातों में तेजा त्यागी से कहता है कि सर, असल में गौतम और श्रुति की लव मैरिज हुई थी और पहले तो मेरे फादर को गौतम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने गौतम को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। लेकिन फिर गौतम ने किसी तरह मेरे फादर को मना ही लिया, जिसके बाद गौतम और श्रुति की शादी हो गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। उनके बीच किसी तरह का कोई तनाव नहीं था और ना ही दोनों का कभी कोई झगड़ा होता था। इसके बाद सीन मीना नाम की एक रिपोर्टर पर शिफ्ट होता है, जो खुद भी श्रुति के केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। इसी दौरान मीना गौतम के पुराने ऑफिस जाकर उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं न कहीं गौतम एक्सीडेंट वाली बात का नाटक तो नहीं कर रहा, कहीं इसी ने श्रुति को मारकर कहीं छुपा तो नहीं दिया। और फिर उसे पता चलता है कि गौतम ने पिछले साल अपने ऑफिस से काफी सारी छुट्टियां ली थी, लेकिन इसके लिए उसने ऑफिस में कोई खास वजह नहीं बताई थी। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक रात पुलिस ऑफिसर किरण उन तीनों एक्यूज्ड बंदों में से एक विवेक नाम के लड़के को फॉलो करता रहता है, यानी उसके हाथ भी कुछ ऐसा सबूत लगा था जिस वजह से वो विवेक तक पहुंच गया था। और उसी रात गौतम भी विवेक को पकड़कर उससे पूछताछ करने के लिए जा रहा होता है। और फिर जब वो विवेक के सामने पहुंचता है तो सामने वाले सीन को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखता है कि विवेक वहां पर मरा पड़ा है और काफी सारी भीड़ भी वहां जमा होती है। और इसी दौरान उस जगह पर पुलिस ऑफिसर किरण भी मौजूद होता है। खैर, वहां खड़े लोगों से हमें पता चलता है कि विवेक ने खुद अपनी जान ले ली थी। और ये जानने के बाद गौतम तेजा और अपने फ्रेंड के पास आकर यही बात बताता है कि मैं जिस लड़के के पास पूछताछ करने के लिए जा रहा था वो लड़का मारा गया और मुझे लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वो कहता है कि मुझे शक है कि कोई मेरे बारे में जानता है कि मैं उसका पीछा कर रहा था और उस तक पहुंचने वाला था, इसलिए मेरे पहुंचने से पहले ही उसने विवेक की जान ले ली। खैर, अब इसकी दूसरी रात इंस्पेक्टर किरण राजू नाम के एक दूसरे लड़के को फॉलो करता है और उसी रात गौतम भी राजू के पास पूछताछ के लिए जाता है। लेकिन अब उसे यहाँ पर पता चलता है कि राजू की भी मौत हो गई है और वो भी करंट लगने की वजह से। यानी गौतम यही समझ रहा था कि इन तीनों के जरिए वो श्रुति तक पहुँच जाएगा,
लेकिन जैसे जैसे वो इन तीनों के करीब जा रहा था वैसे वैसे श्रुति को ढूंढने के सारे रास्ते बंद हो रहे थे। इसलिए अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि असली कल्प्रिट जरूर उसके आसपास ही मौजूद लोगों में से एक है जो ये सब कर रहा है। फिर अगले दिन रिपोर्टर मीना तेजा के पास आकर गौतम और श्रुति के बारे में पूछने लगती है कि एक्चुअली उन दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी और उन दोनों के साथ असल में हुआ क्या था। तो तेजा उसे इस बारे में बताता है और फिर सीन यहाँ से 1 साल पहले फ्लैशबैक में चला जाता है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि एक दिन जबरदस्त बारिश हो रही थी तो श्रुति अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी, लेकिन तभी अचानक श्रुति की कार के सामने गौतम आ जाता है और श्रुति उसे ठोक देती है। उसके बाद श्रुति फौरन गौतम को तेजा के हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। लेकिन यहाँ पर बहुत दिनों तक गौतम को होश नहीं आता और वो बेहोशी की हालत में ही पड़ा रहता है। पर श्रुति को इस बात से बहुत दुख होता है, इसलिए वो हर रोज गौतम के पास आकर उसका हालचाल पूछती रहती है। और फिर इसी बीच फाइनली एक दिन गौतम को होश आ ही जाता है। अब श्रुति गौतम के पास आकर उसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो, बाकी तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो गौतम इस बात पर कहता है कि प्लीज आप मेरे ऑफिस में कॉल करके ये बात बता दो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, वरना वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तो इस तरह अब श्रुति गौतम का आईडी कार्ड लेकर गौतम के ऑफिस में कॉल करती है और फिर उसे यहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है कि 2 साल पहले ही गौतम ने उस ऑफिस में काम करना छोड़ दिया था। अब यही चीज वो अपने भाई तेजा को बताती है तो उसे शक होता है कि गौतम की याददाश्त चली तो नहीं गई, इसलिए अब वो उसके सिलसिले में एक डॉक्टर से मिलते हैं जो अपनी रिपोर्ट बनाकर उनको देता है। इसके बाद वो गौतम की टेस्टिंग वगैरह करके तेजा और श्रुति को बताता है कि तुम लोग सही हो, गौतम सच में अपने पास्ट को भूल चुका है और उसका दिमाग अभी भी 2014 में ही है। इसके बाद ये बात गौतम को बताई जाती है और फिर डॉक्टर उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ तुम्हारी यादें धीरे धीरे वापस आ सकती हैं, पर तुमको उसके लिए थोड़ी कोशिश करने की जरूरत होगी, इसलिए अकेले में बैठकर अपनी यादों पर फोकस करो। अब ये सुनकर बेचारे गौतम का दिल टूट जाता है और अब वो श्रुति से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी वजह से आज उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद श्रुति हर रोज गौतम के पास आकर उसे सॉरी बोलती रहती है और उसे मनाने की कोशिश करने लगती है और फिर धीरे धीरे देखते ही देखते गौतम और श्रुति में प्यार हो जाता है और ये दोनों आखिर में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इसके बाद जब गौतम ठीक हो जाता है तो वो अपने पुराने ऑफिस में काम करना शुरू कर देता है और फिर कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। और शादी के बाद ही एक रात जब ये दोनों मॉल से वापस आकर अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और ये वही सीन होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। तो इस तरह तेजा उस रिपोर्टर को सारी डिटेल्स दे देता है। अब प्रेजेंट डे पर गौतम गणेश के पास आता है उससे श्रुति के बारे में पूछने के लिए, लेकिन अब उसे पता चलता है कि गणेश को भी कोई पहले ही मार चुका है। इस तरह से गौतम के सामने जो रास्ते होते हैं वो अब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अब इसी दरमियान एक दिन जब गौतम अपने लैपटॉप में श्रुति की फोटो वगैरह देख रहा होता है तब एक अनजान आदमी अचानक गौतम को कुछ वीडियो सेंड करता है और फिर जैसे ही वो उस वीडियो को देखता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो देखता है कि किसी ने एक वीडियो बनाई है जिसमें गौतम के पहुंचने से पहले एक अनजान आदमी ने उन तीनों लड़कों को मार दिया था। इसके बाद वीडियो में गौतम उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश करता है कि आखिर वो कौन आदमी है जिसको पता था कि गौतम उन तीनों के पास जाएगा। और जैसे ही उसे उस आदमी के बारे में पता चलता है तो ये उसका दूसरा सबसे बड़ा शॉक होता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो खुद होता है, यानी उसने खुद ही उन तीनों को खुद के पहुंचने से पहले ही मार दिया था। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है? तो अब गौतम को शक होने लगता है कि कहीं वो खुद ही ऐसा तो नहीं कर रहा, इसलिए अब वो अपने डॉक्टर से जाकर मिलता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे बताता है कि तुमको एक रेयर बीमारी हुई है और उस बीमारी का नाम है DID यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डॉक्टर कहता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से ही तुमको ये खास डिसऑर्डर हुआ है और इस बीमारी में आदमी अपने एक शरीर के अंदर 2 या 2 से अधिक पर्सनैलिटीज को फील करता है और एक पर्सनैलिटी को दूसरी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता, यानी एक कहीं पर जाता है तो दूसरे को याद नहीं रहता कि वो कहीं पर गया भी था। डॉक्टर कहता है कि जब श्रुति तुमसे दूर हो गई तो तुम्हारे दिमाग ने इस बीमारी को जन्म दे दिया और इसीलिए तुमको कुछ भी याद नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि एक तो तुम हो और दूसरा है तुम्हारे अंदर की रिवेंजफुल पर्सनैलिटी जो शायद उन तीनों से बदला लेना चाहती थी। इसके बाद गौतम मीना के पास आता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वो वीडियो मीना ने ही गौतम को भेजी थी, क्योंकि वो इतने दिनों से श्रुति के केस के सिलसिले में गौतम को ही फॉलो कर रही थी। अब गौतम उससे पूछता है कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो और आखिर तुमने वो वीडियो मुझे क्यों भेजे।
और मेरे और श्रुति के बारे में तुम क्या जानना चाहती हो? तो ये सुनने के बाद मीना अपने फोन में गौतम और मीना की फोटो दिखाती है, जिसके बाद सीन वापस फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शायद 3 साल पहले गौतम और मीना ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। लेकिन अगर ऐसा था तो श्रुति गौतम की जिंदगी में कैसे आ गई? तो अब हम देखते हैं कि मीना की फैमिली को गौतम पसंद आने के बाद इन दोनों ने शादी करने का भी प्लान कर लिया था और इस तरह गौतम और मीना अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। लेकिन इसी दरमियान मीना को यूएस में सीट मिलने पर उसे वहां 2 साल के लिए पढ़ाई करने के लिए जाना था। अब हालांकि वो गौतम के बिना नहीं जाना चाहती थी, लेकिन गौतम उसको सपोर्ट करता है और उसे जाने के लिए कहता है ताकि वो अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तो इस तरह मीना यूएसए चली जाती है और गौतम इंडिया में रहकर उसका वेट करने लगता है। इसी बीच इन दोनों में बातचीत भी होती रहती है, लेकिन फिर एक दिन अचानक गौतम गायब हो जाता है। यानी गौतम ना ही मीना को कोई कॉल करता है और ना ही जब मीना उसे कॉल करती है तो गौतम का फोन उससे कनेक्ट होता है। इस चीज से अब मीना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद गौतम ने उसको छोड़ दिया, इसलिए वो उसके कॉल्स नहीं उठा रहा। इसलिए जब मीना अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इंडिया वापस आती है तो वो आते ही सीधा गौतम को तलाश करने में लग जाती है कि आखिर वो कहाँ है और किसके साथ है। लेकिन बहुत जगह देखने, पूछने और ढूंढने पर भी उसे गौतम का कोई पता नहीं चलता। और फिर इसी बीच एक दिन मीना अचानक गौतम और श्रुति के एक्सीडेंट की न्यूज देखती है। इसके बाद जब मीडिया के बीच में गौतम मीना को देखता है तो वो उसे इग्नोर कर देता है, जिसे देखकर मीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो यही सोचती है कि आखिर गौतम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन तभी उसे गौतम के साथ वाली उस श्रुति नाम की लड़की के बारे में भी पता चलता है, जिसका एक्सीडेंट गौतम के साथ हुआ था। इसलिए अब वो यही सोचती है कि आखिर ये श्रुति कौन है। इसलिए अब वो इसी चीज के बेसिस पर चीजों और सबूतों को कलेक्ट करने की कोशिश करती है और इसीलिए जानबूझकर मीना श्रुति के केस को टेक ओवर करती है और श्रुति का केस इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। और इसी दरमियान मीना गौतम को फॉलो भी करती है। लेकिन तभी वो देखती है कि गौतम ने गणेश, विवेक, राजू इन तीनों को मार दिया और मीना भी इसकी वीडियो बनाकर गौतम को भेज देती है। हालांकि वो खुद इस चीज से हैरान थी कि आखिर गौतम ऐसा कैसे कर रहा है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी गौतम को कुछ भी याद नहीं आता। उसके दिमाग में तो अब तक श्रुति ही भरी होती है। इसलिए अब वो मीना से कहता है कि तुम कौन हो मैं ये नहीं जानता, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें मेरी श्रुति के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे बता देना। इसके बाद गौतम अपने घर आ जाता है, जहाँ भरत नाम का एक बंदा अपने कुछ गुंडों के साथ गौतम के घर पर आता है। अब वो उससे कहता है कि मुझे पता है उन तीनों को तुमने ही मारा है, लेकिन गौतम आखिर तुम अपने दोस्तों को क्यों मार रहे हो? कितना मिलजुल कर रहा करते थे हम लोग, अब तुम्हें क्या हो गया है? अब गौतम समझ नहीं पा रहा होता कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन तभी भरत उससे कहता है कि तुमने अपने लोगों को मारा, इसलिए तुमको सबक सिखाने के लिए हम चारों ने श्रुति को किडनैप किया है। ये सुनते ही गौतम का दिमाग खिसक जाता है और फिर वो उन सभी को बुरी तरह से पीटने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान गौतम के अंदर का वो दूसरा कैरेक्टर भी जाग जाता है और अपना बदला लेने के लिए भरत और उसके सभी आदमियों के साथ फाइट करके उन्हें वहां से भगा देता है। लेकिन इसी हाथापाई में वो दूसरा रिवेंजफुल कैरेक्टर भरत की जान ले लेता है और उसको मारते हुए अचानक गौतम दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और उसे याद ही नहीं रहता कि उसने कब भरत को मार दिया। लेकिन ठीक इसी मोमेंट पर पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और गौतम को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद वही ऑफिसर त्यागी गौतम का इंटरोगेशन करने लगता है और फिर बातों ही बातों में त्यागी गौतम के सामने एक फाइल रखते हुए इस केस के बारे में कुछ बातें करने लगता है और इस तरह से सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जहां हम देखते हैं कि असल में गौतम, भरत, गणेश, विवेक और राजू ये पांचों एक ही ग्रुप में काम करते थे और इन पांचों का एक ही काम होता था और वो है किडनैपिंग। हमें पता चलता है कि ये पांचों बहुत जबरदस्त प्लानिंग करके 3 महीने के अंदर एक आदमी का किडनैपिंग किया करते थे और उस किडनैपिंग के पीछे का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि गौतम ही होता था। अब किडनैपिंग करने के बाद ये लोग उनके घर वालों से बहुत बड़ी रकम मांगते थे, जैसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां उन्होंने मिनिस्टर की बेटी को किडनैप किया था ताकि उससे अच्छी खासी रकम वसूल सके। अब हम देखते हैं कि इस किडनैपिंग के बाद गौतम सोचता है कि हम एक और किडनैपिंग करेंगे, लेकिन 1 साल के बाद, क्योंकि अब पुलिस भी थोड़ा चौकन्ना हो गई थी। फिर ये सब समझाकर जब गौतम अपनी बाइक से घर पर जा रहा होता है तो रास्ते में श्रुति गौतम को ठोक देती है। और यहाँ एक और बात ये होती है कि गौतम अगली बार जिस इंसान को किडनैपिंग करने का प्लान बना रहा था वो और कोई नहीं बल्कि श्रुति ही थी। लेकिन यहाँ पर श्रुति ही गौतम को ठोक देती है और गौतम का एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ ये तो हमें पता ही है। फिर 1 साल खत्म होने के बाद भरत, गणेश, विवेक ये चारों एक जगह पर मीटिंग करते हैं, लेकिन इनके पास गौतम नहीं आता।
ना ही उन्हें गौतम का कोई कॉल आता है। इसके बाद ये लोग उसे बहुत जगहों पर ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नजर नहीं आता। फिर ये चारों लोग सोच लेते हैं कि हम किसी तरह श्रुति को किडनैप कर लेंगे, जैसा कि गौतम ने प्लान किया था। लेकिन अब होता यह है कि जब ये लोग श्रुति को किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तभी इन्हें श्रुति के साथ गौतम भी नजर आ जाता है, जिसे देखकर इन सभी के होश उड़ जाते हैं। इसलिए एक दिन विवेक अकेले में गौतम के पास आकर उससे पूछता है कि गौतम, तुम इतने दिनों तक कहाँ पर थे और आखिर श्रुति के साथ तुम क्या कर रहे हो? लेकिन यहाँ पर गौतम उससे ऐसे बात करने लगता है जैसे कि वो विवेक को जानता ही नहीं, क्योंकि उस वक्त गौतम की याददाश्त चली गई थी। इसलिए अब इन चारों को लगता है कि गौतम को शायद श्रुति की प्रॉपर्टी के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए ये प्यार का नाटक करके उसकी प्रॉपर्टी पर अकेले ही कब्जा जमाना चाहता होगा। इसलिए ये लोग अब गौतम को सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। इसी बीच जब एक रात गौतम और श्रुति मॉल से वापस जा रहे होते हैं, तभी अचानक भरत एक ट्रक लेकर गौतम की गाड़ी के सामने आ जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो गौतम की गाड़ी को नहीं ठोकता। असल में यहाँ पर बात यह है कि मॉल में इन चारों ने गौतम की कार में कुछ केमिकल्स यानी कि कुछ स्प्रे वगैरह किया था, जिस वजह से गौतम और श्रुति उसी गाड़ी में बेहोश हो गए थे। और उसके बाद ही इन चारों ने श्रुति को किडनैप कर लिया था। लेकिन फिर गौतम को कंफ्यूज करने के लिए वो उसे और उसकी गाड़ी को दूसरी जगह पर ले गए, जिसके बाद उन्होंने गौतम को भी थोड़ा बहुत जख्मी किया और उसकी गाड़ी को भी थोड़ा सा डैमेज कर दिया। लेकिन इसके बाद ये सभी गौतम को वहाँ पर अकेला छोड़कर चले गए। और यही घटना उस भिखारी ने देखी थी जिसने गौतम को उस दिन मारपीट के बारे में बताया था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ गौतम ऑफिसर त्यागी की बातों पर भरोसा ही नहीं करता कि मैं खुद अपनी श्रुति को किडनैप कैसे कर सकता हूँ, क्या मेरा बैकग्राउंड ऐसा है? तभी त्यागी उससे कहता है कि देखो गौतम, जो भी है वो सब कुछ तुम्हारे सामने है, इसलिए अब तुम सच सच बताओ कि श्रुति कहाँ पर है और तुमने उसे कहाँ छुपाया है। अब जिन लोगों को उसके बारे में पता था, उन लोगों को तो तुमने मार दिया, इसलिए थोड़ा अपने दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो कि तुमने श्रुति को कहाँ पर छुपा कर रखा है। अब इसी बीच याद करते करते गौतम अचानक बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर होश में आने पर हम देखते हैं कि गौतम चुपचाप उस हॉस्पिटल से भाग जाता है। लेकिन आगे जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं, वैसे वैसे उसके अंदर वो दूसरा कैरेक्टर वापस जागने लगता है, क्योंकि अब तक उस कैरेक्टर को पता चल चुका था कि श्रुति कहाँ पर है। इसलिए अब धीरे धीरे वो अपने अंदर के दूसरे कैरेक्टर को जगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस दूसरे कैरेक्टर को ही पता था कि श्रुति कहाँ पर है, ना कि खुद गौतम को। साथ ही वो इस बीच मीना के घर जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होने पर गौतम के अंदर का वो कैरेक्टर शीशे के ऊपर कुछ लिख देता है, और वो होता है एक तरह का पासवर्ड, मीना@गौतम। अब वो मीना से पूछता है कि ये क्या है, तो मीना कहती है कि लगता है ये हम दोनों का कोई पासवर्ड है, लेकिन इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद वो लैपटॉप के सामने बैठकर यही पता करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली पासवर्ड किसका है। लेकिन काफी सारे फोल्डर्स और फाइल्स में तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। अब उसके दूसरे दिन इंस्पेक्टर किरण ऑफिसर त्यागी को कॉल करके ये बात बताता है कि सर, मुझे श्रुति का पता चल चुका है और इस वक्त गौतम वहाँ पर जा रहा है, इसलिए आप भी फौरन वहाँ पर आ जाइए और गौतम को गिरफ्तार कर लीजिए। ये सुनते ही अब ऑफिसर त्यागी अलर्ट हो जाता है और तुरंत ही उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जो उसे किरण ने बताया था। लेकिन शॉकिंगली वहाँ पर श्रुति नहीं होती, बल्कि वहाँ पर सिर्फ गौतम और मीना होते हैं, और साथ ही वहाँ पर इंस्पेक्टर किरण भी मौजूद होता है। और फिर यहाँ आता है इस कहानी का बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर किरण अपने सीनियर ऑफिसर त्यागी के ऊपर गन पॉइंट करते हुए उससे कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। और तब हमारे सामने इस केस के असली पहलू सामने आते हैं। दरअसल जब श्रुति मिसिंग हुई थी, तब इंस्पेक्टर किरण भी श्रुति की मिसिंग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, जैसा कि हमने शुरुआत में देखा था। तो इंस्पेक्टर किरण को उस वक्त ये बात पता चली कि पास्ट में भी ऐसे कुछ किडनैपिंग के केसेस आए हुए हैं, जिसमें किडनैपर्स ने पैसों की डिमांड के लिए कॉल किया था और फाइनल नेगोशिएशन के बाद किडनैपर उस आदमी को छोड़ दिया करते थे, यानी उनका मेन मोटिव था पैसा। लेकिन श्रुति के सामने ऐसा नहीं हुआ। ठीक इसी तरह इंस्पेक्टर किरण को एक और बात पता चलती है कि पास्ट में जो किडनैपिंग हुई थी, उन सारे केस को ऑफिसर त्यागी ने ही हैंडल किया था। लेकिन कोई भी केस त्यागी सॉल्व नहीं कर पाया था, बल्कि वो आसानी से नेगोशिएट करके पैसे दिलवाकर किडनैप हुए इंसान को उसके घर भिजवा दिया करता था। इसीलिए जब किरण ऑफिसर त्यागी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगा, तो उसे पता चला कि ऑफिसर त्यागी पहले एक छोटे से गांव में सीआई था, लेकिन उस पुलिस स्टेशन में कोई भी जूनियर त्यागी को रिस्पेक्ट नहीं दे रहा था, क्योंकि त्यागी ने अब तक कोई भी केस सॉल्व नहीं किया था। और ऐसे में एक दिन त्यागी के पास गांव के सरपंच के बेटे का केस आता है, और इस केस में सरपंच का बेटा मिसिंग होता है।
तो उस वक्त ऑफिसर त्यागी सारे सबूत इकट्ठा करके और अपना पूरा दिमाग लगाकर किसी भी तरह सरपंच के बेटे को ढूंढ निकालता है, जिसके बदले में सरपंच खुशी के मारे त्यागी को पैसों से भरा हुआ बैग दे देता है। अब इतने सारे पैसों को देखकर त्यागी के मन में और पैसे कमाने का लालच आ जाता है, जिसके बाद वो सोचने लगता है कि जब मुझे एक सरपंच ने इतना पैसा दिया तो एक एमएलए, एक बिजनेसमैन कितना पैसा दे सकता है। इसलिए ऐसे ही कुछ दिन के बाद त्यागी पैसे देकर हैदराबाद में शिफ्ट हो जाता है और फिर हैदराबाद आने के बाद त्यागी कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने लगता है जो उसके हिसाब से किडनैपिंग करें और उसके हिसाब से सारी चीजों को मैनेज करें, जिसमें उसका भी फायदा था और उन लोगों का भी। इस बीच उसकी मुलाकात होती है भरत, गणेश, विवेक और राजू से। असल में ये चारों ऐसे ही छोटे मोटे चोरी के काम किया करते थे, इसलिए पहले तो त्यागी इनके केसेस की अच्छी खासी फाइल बनाता है और फिर इन्हीं फाइल्स के आधार पर इन लोगों को ब्लैकमेल करके अपने साइड कर लेता है। और ठीक इसी तरह बेचारे गौतम को भी एक छोटे से केस में फंसाकर ये उसे ब्लैकमेल करने लगता है। तो इस तरह से त्यागी इन पांचों की एक टीम बनाकर इन पांचों से किडनैपिंग करवाता रहता है। लेकिन यहाँ पर श्रुति के केस में ऐसा नहीं होता और उनका प्लान टोटली उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि गौतम ही अपने दोस्तों को मार देता है, जिस वजह से यहाँ पर त्यागी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगता है कि श्रुति का अब तक कोई पता कैसे नहीं चला। और इसी वजह से त्यागी भरत को कांटेक्ट करके गौतम के पास जाकर श्रुति के बारे में पूछने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर त्यागी को भी पता नहीं था कि गौतम का दिमाग सटक चुका है, इसलिए जब गौतम भरत को भी मार देता है तब त्यागी जानबूझकर गौतम के पास पुलिस वालों को भेजता है और उसे गिरफ्तार करवा लेता है। इसके बाद त्यागी गौतम को इंटेरोगेट करता है और उसके सामने एक ऐसी झूठी कहानी पेश करता है कि गौतम ही उन चारों का लीडर है और गौतम ने ही काफी सारे किडनैपिंग के काम किए हैं। अब यहाँ पर एक और बात ये होती है कि राजू की असल में एक प्रोस्टिट्यूट गर्लफ्रेंड होती है। तो ऑफिसर त्यागी इस प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर श्रुति के बारे में पूछता है कि तुम लोगों ने श्रुति को कहाँ पर छुपा कर रखा है। इसलिए जब त्यागी इस प्रोस्टिट्यूट को मिलने के लिए आया था तो इंस्पेक्टर किरण उसे देख लेता है, जिसके बाद इंस्पेक्टर किरण जानबूझकर त्यागी को कॉल करके ये बात बताता है कि सर, श्रुति का पता मुझे चल चुका है। लेकिन यहाँ पर ऑफिसर त्यागी को भी ऑलरेडी ये बात पता चल चुकी थी कि इंस्पेक्टर किरण उनके साथ झूठ बोल रहा है और यही वजह थी कि यहाँ पर आते वक्त वो अपने साथ कुछ गुंडों को लेकर आया था। इसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट देखते हैं और इस फाइट में त्यागी हार जाता है, जिसके बाद वो गौतम से पूछता है कि गौतम, अब तो बताओ कि तुमने श्रुति को कहाँ पर छुपा कर रखा है। तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आने से पहले इंस्पेक्टर किरण, गौतम और मीना ये तीनों ही उस प्रोस्टिट्यूट के पास श्रुति के बारे में पूछने गए थे। इसलिए वो लड़की इन सभी को एक अजीब सी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर श्रुति को कैद करके रखा गया होता है। और सिर्फ श्रुति को ही नहीं बल्कि कई और लड़कियों को भी जानबूझकर ड्रग्स देकर वहाँ बांध कर रखा गया था ताकि उन्हें इसी गंदे काम में धकेला जा सके। यानी ये काम भरत, गणेश, विवेक और राजू ने किया था, क्योंकि गौतम ने किडनैपिंग करने से मना कर दिया था और ये चारों इसीलिए गौतम से बदला लेना चाहते थे। खैर, अब फाइनली गौतम त्यागी को मार देता है और उसके बाद गौतम और श्रुति ये दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं, जबकि गौतम के दिमाग से मीना पूरी तरह से निकल जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस मूवी को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। तो चलिए, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।